हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सब लोग? इसका वो ऑन है, माइक ऑन है। हेलो। अभी कोई आया नहीं, कमर्स वाला पेयर हाँ अभी, बाकी वो हाँ एक कोई आया, कोई देखना है। हेलो। कर दो, आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इतने लोग देख रहे हैं जो ऊपर है। अच्छा। देख रहे हैं। आप सबको हमारी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये सर बच्चों का आया है ना? अच्छा ठीक है। तो बच्चों, पहले तो आप सबका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। और आजकल का जो वातावरण चल रहा है उसमें आप लोग पूरा अपना ख्याल रख रहे होंगे। जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट दे रही है कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रखने का, आप सब लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब देखिए, ये जो आज का लेक्चर है, जो मुझे निर्देश दिया गया है कि हॉब्स के विषय में आज आपसे हमें बात करना है, यानी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसके संदर्भ में थॉमस हॉब्स के बारे में आपसे वार्ता करना है। लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं सबसे पहले हाँ, तो सबसे मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो हम कह रहे थे कि इससे पहले कि मैं अपनी व्याख्यान आरंभ करूं, सबसे पहले मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा सर का मैं हाथ जोड़कर हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं सबसे लाइव जुड़ सकूं। सारे फैकल्टी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस लाइव डिस्कशन में, लेक्चर में संभवतः सब लोग उपस्थित होंगे। और इन सभी प्यारे विद्यार्थियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए हैं। और माननीय कुलपति साहब को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर का आयोजन करने के लिए और मुझे इस अवसर प्रदान करने के लिए। तो जो हम आपसे बात कर रहे थे कि थॉमस हॉब्स के विषय में, जब हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में जब बात करते हैं, आपको पता होगा कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है। इसमें बहुत सारे महान विचारक इसमें हैं, हम लोग के सिलेबस में हैं, हम लोग उनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो जो भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा है और जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की परंपरा है, इतिहास है, दोनों के बारे में हमको जानना होगा, तभी हमको सही पर्सपेक्टिव में राजनीतिक चिंतन के विषय में ठीक और गहराई से गूढ़ जानकारी मिल पाएगी। लेकिन चूंकि आज का ये विषय है थॉमस हॉब्स, तो मैं अपने व्याख्यान को इसी संदर्भ में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में, तो ये एक पाश्चात्य जगत का, इंग्लैंड का ये एक महान दार्शनिक विद्वान है और ये 16वीं शताब्दी के विचारक हैं। ही वॉज बोर्न इन द ईयर 1588। He had a long life. He remained alive for almost 90 years or more than 90 years. 1588 में इनका जन्म हुआ था and he died in the year 1679. तब आप स्वयं गेस कर लीजिए कि कितना लंबा इनका लाइफ स्पैन था। और हॉब्स के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक दो बातें हमको बहुत शुरू में ही स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। एक तो बात ये कि ये he is considered to be as a very logical, a very systematic and a thoroughly जिस हम कह लें कि एक सिस्टमेटिक विचारक के रूप में हमारे सामने ये उपस्थित होते हैं। बहुत क्रमबद्ध, बहुत तार्किक इनका अध्ययन विवेचन है और ये विशुद्ध व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इनके दर्शन को, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं,
और जो खास बातें इनके दर्शन को समझने के लिए वो ये कि ये व्यवहारिकता के आधार पर अपनी बात कहते हैं। वॉट एवर ही सॉ इन हिज लाइफ, वॉट एवर ही एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ, ही स्पेल्स आउट ऑल दोज वेरी थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हिज थ्योरी। अगर हम उनका जो भी दार्शनिक उनका विवेचन है, वो विवेचन उनके अनुभव से भरा हुआ है, वो उनके नैतिकता के संदर्भ में, या जिसे हम कहते हैं शुड और कुड या ऑट टू बी, इस तरह के विवेचन से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो व्यवहारिक हैं। ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक। ही इन अ वे ही इज़ अ रियलिस्ट थ्योरिस्ट। वो एक व्यवहारवादी विचारक हैं और इसलिए वो व्यक्ति को उसी रूप में जानना चाहते हैं जिस रूप में व्यक्ति हमारे सामने आता है, जिस रूप में व्यक्ति को जानते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में यूँ तो बहुत सारे गुण भी होते हैं, बहुत सारे सद्गुण होते हैं। इसको हम लोग जो यूनान के जो महान दार्शनिक हैं उनके बारे में उनके माध्यम से पढ़ चुके हैं। लेकिन हॉब्स ने चूँकि अपने जीवन काल में और अपने देश में बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना किया था, समाज में जिस प्रकार की अराजकता व्याप्त थी उनके समय में, जिस प्रकार से राज्य का अस्तित्व वस्तुतः उन्होंने देखा उसका कोई सार्थकता नहीं रह गई राज्य का, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना दर्शन प्रस्तुत किया है। तो इसलिए वो एक व्यवहारिक विचारक हैं। वो दार्शनिक तो कम कहेंगे, लेकिन एक व्यवहारिक विचारक के रूप में हमारे सामने अधिक आते हैं। क्योंकि अगर हम दार्शनिक कहेंगे तो दार्शनिक में तो सुकरात का नाम आना चाहिए, प्लेटो का नाम आना चाहिए, है ना, जो वास्तव में जिन्होंने दर्शन का सहारा लेकर अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया है। लेकिन चूंकि हॉब्स का, जैसे हमने कहा कि उनका दर्शन विशुद्ध अनुभवों पर आधारित है, बिल्कुल एम्पिरिकल ग्राउंड पर आधारित है, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है कि उन्होंने वास्तव में एक दार्शनिकों के अनुसार उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया है, उस प्रकार का उनका चिंतन नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम उनके विषय में और गहराई में हम देखने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि हॉब्स के समय में एक प्रकार से मध्यकाल का समय चल रहा था। मध्यकाल का एक ऐसा समय था विच वॉज डोमिनेटेड बाय 3 मेन फैक्टर्स और 3 मेन टेंडेंसीज। 3 प्रमुख प्रवृत्तियां थी हॉब्स के समय में, मध्यकाल के समय में। और वो पहला था मोनार्की यानी राजतंत्र, दूसरा था पेपेसी अर्थात पोपशाही, और तीसरा था फ्यूडलिज्म यानी सामंतशाही। तो राजशाही, पोपशाही और सामंतशाही, ये 3 प्रमुख प्रवृत्तियां थीं मध्यकालीन यूरोप में विशेष रूप से। अब सत्ता को लेकर ये 3 स्तंभ थे, प्रमुख स्तंभ थे, और इन्हीं तीनों में लगातार संघर्ष चलता रहता था समाज में। और इस संघर्ष के कारण जो अनवरत रूप से चल रहा था, किसी प्रकार की कोई स्थिरता नहीं थी, किसी प्रकार का कोई गंभीर चिंतन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। वो हॉब्स ने अपने साहित्य में, अपने दर्शन में कहा है कि इट वॉज अ स्टेट ऑफ एनार्की, वो अराजकता का समय था। और इसलिए वो अपनी पुस्तक में लिखता है, लिवायथन में लिखता है अपनी पुस्तक, उसकी प्रमुख जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो है 1651 में उसके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी लिवायथन। पहले यहाँ पर ही जान लेते हैं लिवायथन का मतलब क्या होता है। देखिए, लिवायथन का तात्पर्य होता है द ग्रेट सी मॉन्स्टर, अर्थात एक विशाल जलीय जंतु, अर्थात समुद्र में रहने वाला कोई एक बहुत विशाल जंतु। और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं द ब्लू व्हेल से, अर्थात जो हम कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्राणी जो है, सबसे बड़ा जंतु है जो नीली व्हेल होती है, जो गहरे समुद्र में पाई जाती है। और जिस प्रकार से व्हेल पूरे समुद्र की आप कह लीजिए साम्राज्ञी होती है, समुद्र की महारानी होती है, उसके अंतर्गत ही पूरा समुद्री वातावरण रहता है, सारे एक प्रकार से जलीय जंतु उसके अधीन रहते हैं, जैसे जंगल का राजा शेर हम जिसे कहते हैं। तो इसलिए उसने एक ऐसे लिवायथन की, एक ऐसे विशाल सत्ताधारी मानव की परिकल्पना किया है जो समाज में किसी प्रकार का अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने शक्ति के माध्यम से, अपने स्थायित्व को शक्ति के माध्यम से राज्य में स्थिरता स्थापित कर सके। इसलिए लिवायथन एक सिंबॉलिक वर्ड है, एक सांकेतिक ये शब्द है। और इसको कंपेयर किया है, जो उसका वास्तविक जिसका जो स्वरूप है वो उसको विशाल जलीय जंतु के रूप में देखा जाता है। अच्छा, अब देखिए, जब हम कहते हैं क्यों ऐसे एक विशाल
महामानव की परिकल्पना करता है हॉब्स। क्यों वो एक अति मानव की परिकल्पना करता है? यहाँ पर वो कहता है, अपने लिवायथन में कहता है कि इन द ईयर्स ऑफ आर्माडा माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस। अर्थात जब आर्माडा का युद्ध चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, आर्माडा का जब युद्ध चल रहा था उस समय उसकी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक वो स्वयं हॉब्स था और दूसरा उसका भय 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 था, अर्थात उसकी जो एक भयभीत हो जाने वाली प्रवृत्ति थी। तो इन द ईयर्स ऑफ आर्माडा माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, आई एंड माई फियर। मैं और मेरा भाई, अर्थात जो भय ग्रसित होने वाली प्रवृत्ति थी, ये दोनों साथ साथ इन दोनों साथ साथ जन्म लिया। अब देखिए, उसने यहीं पर इंडिकेशन दे दिया कि यानी मेरे साथ मेरा एक डर भी मेरे साथ पैदा हो गया। उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उसका डर उसके मन में जो व्याप्त था, किसी प्रकार की जो सतत आशंका बनी हुई थी, संशय बना हुआ था, वो क्यों बना हुआ है? क्यों? उसने अपने समय में इंग्लैंड का गृह युद्ध देखा। आपने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड का जो गृह युद्ध था, दैट कंटिन्यूड फ्रॉम 1649, 1649 के पहले का जो पीरियड है, 1630 और 35 वाला जो पीरियड है, वो इंग्लैंड का सिविल वॉर का पीरियड था। और बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड किसी न किसी प्रकार के हिंसा में फंसा रहा। कभी उसने आर्माडा का युद्ध देखा, कभी इंग्लैंड का उसने युद्ध देखा। अपने समय में देखा जो इंग्लैंड का जो शासक था उस समय चार्ल्स प्रथम जो इंग्लैंड का शासक था, उसका किस प्रकार से शीश विहीन कर दिया गया था, उसका हेड चॉप ऑफ कर दिया गया था, उसका सिर काट दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा। तो इतना उसने जो रक्तपात देखा समाज में, और उसी के दौरान ही जब उससे पहले के समय में जब उसका जन्म हुआ, तो उसने देखा कि मेरे अंदर तो एक भयक्रांत वाली होने वाली प्रवृत्ति विद्यमान है, और जब भी वो इस प्रकार का कोई हिंसा देखता था अपने सामने होते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। और जब चार्ल्स प्रथम का जब शीश काटा गया आंदोलनकारियों द्वारा, तब तो बहुत ज़्यादा भयक्रांत हो गया। और 1649 में वहाँ पर, उससे पहले एक इंग्लैंड में, जैसे हमने बताया, सिविल वॉर चल रहा था। तो इंग्लैंड में जो सिविल वॉर चल रहा था वो पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में था, राजा और संसद के बीच में था। उस समय की संसद लॉन्ग पार्लियामेंट कहा जाता था, दीर्घ संसद। तो ये जो दीर्घ संसद थी, या सामान्य रूप से जो संसद थी, तो संसद और राजा के बीच वर्चस्व को लेकर जो संघर्ष चल रहा था। और 1649 में ये संघर्ष समाप्त हुआ, और इस संघर्ष में अल्टीमेटली द विक्ट्री went over to the side of parliament. Parliament won the war. संसद ने इस युद्ध को जीत लिया, एंड उसी युद्ध में ही जब ये पराजित हो गए, शासक पराजित हो गए, then Charles I was beheaded. जब उन्होंने इतना भीषण रक्तपात देखा हॉब्स ने, तब वहाँ से वो पलायन कर गए। तब वो इंग्लैंड से पलायन करके जो पड़ोसी देश है फ्रांस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस भागकर चले गए। अब जब वहाँ चले गए तो वहाँ उन्होंने शरण लिया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो अभी तक जो बात कही थी, जो अपना उन्होंने लेख लिखा था, 1641 में उन्होंने कुछ लिखा था, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ बराबर लिखते रहे थे। तो वो हमेशा से वो एक शासक के अधिक से अधिक शासक के पक्षधर रहे, एक शक्तिशाली शासक होना चाहिए, जैसे मैकियावेली ने अपने समय में ये बात कही थी। तो हॉब्स ने भी राजसत्ता के फेवर में या राजतंत्र के पक्ष में बहुत सारी बातें कही थी, और वो चाहता था हॉब्स की एक शक्तिशाली राजतंत्र होना चाहिए, एक शक्तिशाली राजा होना चाहिए। लेकिन इस युद्ध में हॉब्स के दुर्भाग्य से शासक पराजित हो गया, राजतंत्र पराजित हो गया, और पार्लियामेंट की विजय हुई। अब जब ये विजय हो गई, तब उसके बाद उसको वहाँ से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। अब जब वहाँ पलायन करके चला गया फ्रांस में, पेरिस में, वहाँ जाकर वहाँ स्थित हो गया, तब उसने वहाँ पर शरण मांगी, उसको शरण भी वहाँ पर मिल गई। अब जब ये वहाँ पर था, जिस समय फ्रांस में था, पेरिस में था, तब 1651 में उसने लिवायथन नाम की पुस्तक लिखी, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। तो ये जो 1651 की जो पुस्तक है, उसमें उसने पूरा विचार बड़ा विशद रूप से उसने बहुत कुछ उसने लिखा है। यानी एक प्रकार से जो मैकियावेली का जो पूर्व का जो पुस्तक थी द प्रिंस, उस प्रिंस की पुनर्व्याख्या आप कह लीजिए, या प्रिंस का एक वृहद रूप में इसने बात कही है अपने लिवायथन में। शासक के बारे में बहुत कुछ कहा। संभवतः आप ये समझ लीजिए कि जो मैकियावेली जिस बात को नहीं कह पाया, उस बात को इसने यहाँ पर कह दिया हॉब्स ने। और
हॉब्स मैकियावेली की जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार, मैकियावेली भी अपने आप में एक बहुत प्रखर, एक बहुत ओजस्वी, एक बहुत ही राष्ट्रवादी चिंतक था, विचारक था। उसके समय में भी, मैकियावेली के समय में भी इटली बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था से गुजर रहा था। इटली के उस समय 5 भाग, इटली के उस समय 5 टुकड़े हो गए थे और 5 टुकड़ों पर, 5 भागों पर विदेशी शक्तियां शासन कर रही थी। तो एक इटली के 5 भागों में विभक्त होने पर 5 विदेशी सत्ताएं स्थापित हो गई थी और उन पर शासन कर रही थी। तो जिस भावना से आक्रांत होकर मैकियावेली ने अपनी पुस्तक लिखा द प्रिंस, उसी भावना से, लगभग उसी सारी अवस्थाओं से और अनुभवों से गुजरने के बाद हॉब्स ने भी इसी प्रकार का अपना साहित्य लिखा लेवाथन में। सो वी फाइंड देयर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट इज सेड बाय मैकियावेली एंड व्हाट इज सेड बाय हॉब्स, क्योंकि दोनों के द एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ द फिलोसफर्स ऑलमोस्ट दे आर सेम। अच्छा, अब इसके बाद व्हेन वी कम बैक टू हॉब्स, तब हम जब वहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं तो हॉब्स का जो 2-3 बातों में बहुत बड़ा योगदान है। पहला जो सबसे बड़ा योगदान है वो एक संप्रभु सत्ता को स्थापित करना चाहता था समाज में। समाज की दुर्व्यवस्था को दूर कर एक वहाँ पर शक्तिशाली शासक की स्थापना करना उसका उद्देश्य था और इसीलिए उसने अपनी पुस्तक का उसने विमोचन किया, या पुस्तक का उसने लेखन किया। अब जब देखिए समाज के बारे में जब वो कहता है तो समाज को वो किस दृष्टि से देखता है, उसके समाज के प्रति जो समझदारी है, जो दृष्टि है, वो एक प्रकार से जो ग्रीक विचारक है, यूनानी विचारक है, उनसे बहुत भिन्न है। और भिन्नता भी अलग अलग कारणों से है। पहला तो कारण जैसे हमने बताया, उसने जो अपने जीवन के कटु अनुभवों को जो उसने देखा। अब देखिए, जब समाज के बारे में वो कहता है और समाज से के अंदर से ही जब वो राज्य की स्थापना के बारे में कहता है, तो इन सब की जो आरंभ होता है, प्रक्रिया जो आरंभ होती है, वो प्रक्रिया आरंभ होती है उसके मानव स्वभाव को लेकर। यानी वो व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है। समाज तो बात की बात आती है, राज्य उसके और बात के बारे में बात आती है, लेकिन सबसे पहले तो आरंभिक पॉइंट क्या है, व्यक्ति है। तो हम ये कह सकते हैं पहली बात कि इन द फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट, इंडिविजुअल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। In fact, individual is the most important element in Hobbes philosophy. हॉब्स के दर्शन में व्यक्ति सबसे आरंभिक बिंदु है, व्यक्ति सबसे बड़ा केंद्र है, सभी संदर्भों का सबसे बड़ा केंद्र व्यक्ति है, और व्यक्ति के कारण ही वो राज्य को या एक निरंकुश राज्य की स्थापना का वो अपनी योजना बनाता है, उसके बारे में वो लिखता है। तो अब देखिए, व्यक्ति के बारे में जब वो मानव स्वभाव के बारे में कहता है, मानव स्वभाव के बारे में उसके विचार लगभग वही है जो मैकियावेली ने पहले कहा था। अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, बड़ी फेमस जो हुई। उसमें वो लिखता है, मैन सूनर फॉरगेट्स द डेथ ऑफ हिज फादर देन हिज पैट्रिमनी। मैन सूनर फॉरगेट्स द डेथ ऑफ हिज फादर देन हिज पैट्रिमनी। ही कैन रेडिली फॉरगिव एंड फॉरगेट द किलर ऑफ हिज फादर बट नेवर हिज प्रॉपर्टी। अर्थात कहने का अभिप्राय है, जो मैकियावेली कहता है और जिस बात को ही दोहराता है ये हॉब्स, वहां पर मैकियावेली ने कहा कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारों को भूल सकता है किंतु अपनी संपत्ति को नहीं भूल सकता है। मैन सूनर फॉरगेट्स द डेथ ऑफ हिज फादर देन हिज पैट्रिमनी। ही कैन इजीली फॉरगेट द डेथ ऑफ हिज फादर बट नॉट द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। मनुष्य एक बार संभव है कि अपने पिता की मृत्यु को भूल जाए, किंतु वो सरलता से अपनी खोई संपत्ति के बारे में कभी वो भूल नहीं सकता है। सो प्रॉपर्टी इज वेरी डियर टू एन इंडिविजुअल। और इसलिए उसने यानी जिसका चित्रण किया मैकियावेली ने, व्यक्ति के मानव स्वभाव का। अब इसी बात को हॉब्स, अब जब वो बात करता है तो उसने उसी बात को और व्यापक रूप से कहा है। इसीलिए कहते हैं कि व्हाट मैकियावेली सेड दैट वाज रिपीटेड एंड दैट वाज रीइटरेटेड by Hobbes after several decades। कई दशकों के बाद हॉब्स ने भी वही बात कही। तो जब मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स कहता है तो सबसे बड़ी बात वो कहता है that man is a bundle of evils, अर्थात व्यक्ति दुर्गुणों का समूह है। man is a bundle of evils। जिस प्रकार के उसने व्यक्तियों के दुर्गुण गिनाए हैं हॉब्स, लगभग वो सारे दुर्गुण मैकियावेली ने पहले ही बता दिया था। लेकिन उसी बात को थोड़ा सा और सिस्टमैटिक, जैसे हमने बहुत शुरू में कहा, हॉब्स इज वेरी सिस्टमैटिक। मैकियावेली उतना सिस्टमैटिक नहीं है।
लेकिन हॉब्स की जब सिस्टमेटिक जो उसके जो एलिमेंट की या कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हॉब्स दो प्रकार के प्रमुख तत्वों के बारे में बात करता है व्यक्तियों के संदर्भ में। उसने कहा कि व्यक्ति में दो प्रमुख तत्व हैं, और वो कौन सा है? वो एक है ग्लोरी है और दूसरा पावर। ग्लोरी और पावर अर्थात व्यक्ति के मानव स्वभाव में है, उसके चिंतन में है कि वो ग्लोरी अर्थात वो यश प्राप्त करना चाहता है, वो प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है बाय एंड लार्ज, है ना, अमूमन लगभग ये सभी में उसने कहता है ना। दिस इज अ डोमिनेंट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल दैट मैन इज अट्यून्ड टू गेटिंग मोर एंड मोर ग्लोरी। और दूसरा क्या कहता है? पावर अर्थात शक्ति। दैट मैन वॉन्ट्स टू हैव पावर, ही वॉन्ट्स टू बिकम पावर विल्डर, ही वॉन्ट्स टू बिकम पावर होल्डर। और कहता है ये दोनों साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी प्रवृत्ति जो दो है ये कि अर्थात एक तो ग्लोरी अर्थात सम्मान पाना चाहता है, यह हम सब में है। वो कहता है, वो अपना अलग अपने आप को नहीं कह रहा, कहता है सामान्य रूप से मानव समुदाय में ये एक प्रवृत्ति होती है, और वो ये गलत नहीं कर रहा। हम सब, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, कि यही होता है कि चलो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो चारों तरफ उस फैले, सबकी नोटिस में आए, है ना। तो हम जो अच्छे काम कर रहे हैं वो दूसरों संज्ञान में आना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। तो अर्थात ग्लोरी अर्थात व्यक्ति चाहता है उसके अच्छे कामों के लिए उसको सम्मान मिले। और दूसरा क्या कहता है? शक्ति अर्थात सत्ता भी वो चाहता है। केवल उसको यश प्रसिद्धि नहीं, अर्थात उसको शक्ति भी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हॉब्स किस तरह से डिफरेंट हो जाता है? डिफरेंट इस तरह से हो जाता है, वो ये कहता है कि व्यक्ति का जो ये सम्मान या प्रसिद्धि प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है और जो उसको शक्ति अर्जन करने की शक्ति है, कहता है ये अधिकांश ये नकारात्मक होती है। दिस इज बेसिकली नेगेटिव इन कैरेक्टर, कि व्यक्ति आपस में ही एक दूसरे के साथ इतना प्रतिस्पर्धा, तीसरी बात जोड़ता, प्रतिस्पर्धा करता है, अर्थात व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में लग जाता है। यानी वो अधिक से अधिक कंपटीशन करना चाहता है कि यदि मेरे पास इतनी शक्ति है तो व्यक्ति हमको जो देख कर कहेगा नहीं मेरे पास इससे अधिक और होना चाहिए। तो अर्थात वो लगातार प्रतिस्पर्धा में वो पड़ा रहता है। तो तीन चीज कहता है, ग्लोरी, दूसरा पावर और तीसरा कंपटीशन। और कहता है ये जीवन में उसका ये अनवरत चलता रहता है। और कहता है कि व्यक्ति के ये मस्तिष्क में तीन सबसे महत्वपूर्ण ये प्रवृत्तियां होती हैं, और इन्हीं तीन प्रवृत्तियों के कारण ही व्यक्ति में तमाम अन्य दुर्गुणों का वास आरंभ हो जाता है। Many negative tendencies start arising because of these three primordial characteristics or tendencies that are embedded in almost every individual. हर व्यक्ति में तीन प्रकार की ये प्रवृत्तियां होती हैं, ग्लोरी, पावर और कंपटीशन। और इन्हीं तीनों के कारण ही व्यक्ति सदैव युद्ध करता रहता है, सदैव उसके मस्तिष्क में बेचैनी बनी रहती है। मैन इज ऑलवेज रेस्टलेस बाय नेचर, he is never at peace, that the state of war is always going on in the human mind. मनुष्य के मस्तिष्क में सदैव वो युद्ध की स्थिति, वो युद्ध की अवस्था, and these three do not allow individuals to sit in peace. ये तीनों इसको प्रवृत्तियां उसको चैन से बैठने को नहीं देती। इसलिए कहता है व्यक्ति में तमाम प्रकार के अन्य दुर्गुण आरंभ हो जाते हैं। कहते हैं ये जो दुर्गुण उसमें और कौन से आरंभ, उसमें और कौन से जन्म लेते हैं? कहता है संशय यानी सस्पिशन। संशय एक ऐसी चीज है, उसके मन में संशय आ जाता है कि प्रत्येक दूसरा व्यक्ति ये मेरा विरोधी है, ये मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। यदि इसको अधिक शक्ति मिल गई, यदि इसको अधिक अधिकार मिल गए तो ही इज गोइंग टू अंडू मी, ही इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी। बहुत प्रकार की समस्या मेरे लिए खड़ी कर देगा। इसलिए कहता है कि मनुष्य में एक नहीं अनेकों दुर्गुण बसे हैं, और इसलिए वो कहता है मैन इज अ बंडल ऑफ इविल्स। वो कहता है कि जितने भी आप संसार के दुर्गुण आप देख लीजिए लगभग वो व्यक्ति में मिल जाएंगे। इसलिए उसका जो मानव जो स्वभाव के बारे में कहता है इसीलिए वो कहता है कि हमें सबसे पहले कहता है रीड दाई सेल्फ। वो कहता है रीड दाई सेल्फ, अपने आप को पढ़ो, अपने आप के बारे में पढ़ो। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, देन यू विल बी एबल टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एन इंडिविजुअल इज। अब देखिए अभी इस संदर्भ में वार्ता हो रही है, हॉब्स ने कहा कि मनुष्य इस प्रकार से एक बड़ा दुर्दांत प्राणी है, उसमें बड़े बड़े नकारात्मक तत्व शामिल हैं, और वो व्यक्ति अपने आप में दूसरों को आक्रांत करने वाला व्यक्ति है। अब देखिए मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं कि
ये व्यवहार में भी इस तरह को, इस बात को फील किया जाता है. नॉट दैट हॉब्स इज अलोन इन दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, बट बाय एंड लार्ज दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज हेल्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक समय में, वर्तमान में, देयर इज अ डिक्लाइन इन द ह्यूमन वैल्यूज. आज मनुष्य के नैतिकता में, उसके आदर्शों में, उसके मूल्यों में, संस्कारों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है. संभवतः हॉब्स ने इस बात को बहुत पहले ही देख लिया था, समझ लिया था. आज तो हमारे यहाँ सिविल वॉर वाला माहौल नहीं है, आप जानते हैं. वी आर लिविंग इन इंडिया इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी. वी आर अ पीसफुल नेशन. लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं सामाजिक रूप से मूल्यों का, संस्कारों का क्षरण हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, एंड वी गेट सो मच परटर्ब्ड. तो जब हॉब्स के समय में जो कुछ रहा वो उसने देखा होगा कितना खून खराबा हो रहा समाज में, कितना अव्यवस्था है. इसलिए उसका जो इस प्रकार की जो भावनाएं थी मनुष्य के बारे में, वो कहना वो अतिशयोक्ति नहीं होगी. लखनऊ का जो जू है, जो चिड़ियाघर है, अगर आप लोग में से कोई लखनऊ, आप लोग तो कई बार आ चुके होंगे, आए होंगे कभी ना कभी संभवतः, लेकिन दोज हु हैव विजिटेड लखनऊ एंड दोज हु हैव टेकन आउट टाइम टू गो टू द जू ऑफ लखनऊ, आप देखा उन लोगों ने कि जैसे आप जू में एंटर करते हैं, गेट में एंटर करते हैं जू के, द मोमेंट यू क्रॉस द गेट ऑफ द जू, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक वो मैसेज लगा है कि अब आप इस प्राणी उद्यान में दुनिया के सबसे भयानक जीव का आप दर्शन करने जा रहे हैं. यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड्स मोस्ट टेरिबल क्रीचर ऑफ दिस अर्थ. बहुत जल्दी अब आप दुनिया के सबसे भयानक जंतु का आप दर्शन करने जा रहे हैं. और जैसे नोटिस करके, जैसे वो नोटिस लगी, उसके आगे 2 कदम बढ़ता है आदमी और बाएं की तरफ रास्ता मुड़ता है, एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है. देयर इज अ ह्यूज मिरर दैट इज देयर सपोर्टिंग द वॉल. और जो व्यक्ति फिर जब मुड़ता है वहाँ पर ऑटोमेटिकली आगे जाने के लिए वो रास्ते से मुड़ना होगा, तो सबसे पहले वो अपना एक आदमकाय अपनी प्रतिमा देखता है और उसी में लिखा है दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट टेरिबल क्रीचर ऑफ द अर्थ. ये दुनिया का सबसे भयानक प्राणी आप देख रहे हैं और आप अपनी शक्ल को देख रहे हैं. यानी एक प्रकार से वो रिफ्लेक्शन है वो हमारे ऊपर. ये तो एक सटारिकल, ये जो है, ये जो वहाँ लिखा जूम है, तो एक प्रकार से एक सांकेतिक है, आप के लिए एक हास्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है. लेकिन ये वास्तव में सत्य है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना हम लोग में भी है कि मनुष्य का कहीं ना कहीं पतन हो रहा है समाज में. आज के समय में जब हम लोकतंत्र में इतने बड़े रह रहे हैं, जब हम एक शालीन समाज में रह रहे हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है. इसलिए जब हम हॉब्स के समय में जाते हैं, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब हम जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हॉब्स ने जो कुछ कहा है, भले उसकी बहुत आलोचना हुई है, जितनी उसकी प्रशंसा नहीं उससे कहीं ज़्यादा आलोचना हुई है, लेकिन हमें उसके संदर्भ को समझना पड़ेगा वो क्यों बोलता है. और इसलिए कहा, अरमाडा के युद्ध के दौरान मेरी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक मुझे और मेरा जुड़वा भाई, जो मुझमें डरपोक वाली प्रवृत्ति थी, कावड़ली जो मुझमें फीलिंग थी, क्योंकि अपने आंखों के सामने उसने होते ही सब देखा था. अब देखिए, जब उसने मानव स्वभाव का ये चित्रण किया, अब इसके बाद आता है प्राकृतिक समाज के बारे में. कहता है जब ऐसा मानव होगा, कहीं पर किसी भी देश में इस प्रकार का व्यक्ति होगा, किसी भी समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे, तब क्या होगा, तो समाज, जो भी समाज होगा, उस समाज को हम, यानी हॉब्स जो कहता है, दैट विल बी नो बेटर देन एन अनार्की, अर्थात वो अराजक समाज होगा. जैसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, यानी हम जैसे होंगे उसी प्रकार का समाज बनेगा. अगर शासक ही इस प्रकार का कोई, किसी प्रकार में अगर कोई कमी है, अगर शासक में दोष है, तो अर्थात वो प्रजा में दोष आना बहुत स्वाभाविक है. इसलिए वो कहता है कि शासक कहाँ से आएगा, शासक तो हमारे बीच में से ही आएगा. जब बाद में अभी हम बताएंगे आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो कहता है शासक कहाँ से आएगा, शासक तो हमारे बीच में से ही आएगा. तो जैसा हम होंगे वैसे हमारा शासक बनेगा. अगर हम खराब होंगे तो शासक को भी खराब होना पड़ेगा. अगर हम दिग्भ्रमित हैं, इफ वी आर वेवर्ड, इफ वी आर विदाउट डिसिप्लिन, इफ वी आर ऑन अ बैड पाथ, डेफिनेटली द रूलर विल हैव टू बी करस्पॉन्डिंगली वेरी टफ, वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी फियरफुल एज वेल. इसलिए कि when the going gets tough, the tough gets going, ये कहा जाता है ना, when the going gets tough, the tough gets going. अर्थात जब रास्ता बहुत दुष्कर हो जाए, तब दुष्कर माध्यमों को अपनाना पड़ता है उस रास्ते पर चलने के लिए. तो अर्थात जैसा कहता है, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू. अगर हमारा समाज खराब है, दोषपूर्ण है, तो हमें
उस समाज को ठीक करने के लिए वैसे ही सशक्त शासक की आवश्यकता होगी। तो जब वो कहता है कि मानव स्वभाव इस प्रकार का है, तब वो आगे बढ़ता है, कदम आगे बढ़ता है। कहते हैं इस प्रकार के व्यक्तियों ने किस प्रकार के समाज को स्थापित किया। दीज पीपल व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दे हैव क्रिएटेड, जहां वो रह रहे कैसा उन्होंने समाज उन्होंने अल्टीमेटली स्थापित किया। अब देखिए वहां ये बताता है, हॉब्स कहता है कि देखिए ऐसा व्यक्ति जिस समाज में होगा वो समाज पूरा दुर्गुणों से भरा होगा। अर्थात वो प्राकृतिक समाज था। प्राकृतिक समाज इसलिए था क्योंकि उस समय ना शासक था, ना कोई राज्य नाम की कल्पना थी, ना संविधान था, ना कोई शासन पद्धति थी, ना किसी प्रकार का कोई अनुशासन था समाज में। इसलिए ऐसा अनुशासन विहीन समाज, ऐसा वस्तुतः शासक विहीन समाज वो समाज का था, वो प्राकृतिक समाज था। प्राकृतिक समाज यानी जहां पर प्रकृति का जैसे होता है, हम कहते हैं ना, जिसको कहते हैं द रूल ऑफ द जंगल, दिस इज द लॉ ऑफ द जंगल, अर्थात ये जंगल का कानून है। माइट इज राइट, अर्थात शक्ति ही जहां पर सबसे बड़ा सत्य है। जंगल में आप जाए तो शक्ति सत्य है। जो जितना बड़ा ताकतवर जंतु होगा वो उसका अस्तित्व उतना ही सुरक्षा होगा, और जितना निर्बल होगा वो उतना ज़्यादा ही दूसरों पर आश्रित हो जाएगा, उसका जीवन उतना ही क्षणभंगुर हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि प्राकृतिक समाज ऐसा ही था। वो दूसरों के ऊपर वो के अधिकारों का हनन करता था, दूसरों के ऊपर वो आक्रमण करता था। दूसरा व्यक्ति भी उस प्रतिकार करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करता था। अर्थात जिसे वो एक शब्द में कहता है, एक लाइन में कहता है, इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन वॉज एट वॉर विथ एवरी अदर मैन। अर्थात प्राकृतिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ युद्धरत था, यानी संघर्षरत था। संघर्षरत इसलिए था, वो कहता है कि फियर, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ फियर। अर्थात कहता है हर व्यक्ति भयाक्रांत था। भयक्रांत यानी हर व्यक्ति को इस बात का भय था, जैसे हमने शुरू में कहा था पावर, उसी तरह से फियर, अर्थात जब प्राकृतिक समाज में व्यक्ति रहता है तो वहां पर व्यक्ति क्या है, वो भयाक्रांत है। इसने उस बात को बहुत शुरू में स्पष्ट कर दिया, मैं और मेरा भय दोनों साथ उत्पन्न हुए। तो कहता है ये केवल मैं ही भयक्रांत नहीं हूं। इट इज नॉट ओनली दैट आई वॉज अंडर फियर, आई वॉज ओनली फियरसम, I was only cowardly. This is not the only isolated case. Rather, in fact, the whole society was cowardly. पूरा समाज भयाक्रांत था। पूरा समाज ही डर के कारण अस्तित्व से बिल्कुल विलीन होता चला जा रहा था। इसलिए वो कहता है लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी। लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज सॉलिटरी, नास्टी, पुअर, शॉर्ट एंड ब्रूटिश। अर्थात 4-5 एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। वो कहता है कि प्राकृतिक समाज में व्यक्ति का जीवन एकाकी था, निर्धनता से भरा था, नास्टी अर्थात पशुवत था, रक्त रंजित था, क्षणभंगुर था, किसी को कोई भरोसा नहीं था कितने दिन तक वो जीवित रह पाएगा। तो अर्थात वो इस तरह से वो चित्रण करता है प्राकृतिक समाज के बारे में, वो ऐसा बताता है। अब देखिए जब इसकी जो थ्योरी हम जब इसको कोरिलेट करते हैं, उसने जो सिविल वॉर में देखा अपने देश में, देखिए नथिंग इज बेस्ड ऑन हिज कंजक्चर्स, नथिंग इज बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशंस। हब्स जो कुछ कह रहा है वो कोई कल्पनावादी दृष्टिकोण से नहीं कर रहा है, वो पूर्ण रूप से यथार्थ में रहकर कर रहा है। और ये जो कंपेयर करता है वो अपने इंग्लैंड के उस समय दिनों से कंपेयर करता है कि जब पूरा एक प्रकार से युद्ध का माहौल था, अर्थात जो सिविल वॉर चल रहा था। जब उसने शासक के शीश कटते हुए जब देखा, उसने अपने जीवन में देखा, अपने समय में देखा, अब संभवतः उसने स्वयं देखा होगा या नहीं, इसकी तो कहीं पुष्टि नहीं हो पाती, लेकिन उसने जो कुछ अनुभव किया उससे बहुत ज़्यादा वो भयक्रांत हो गया। इसीलिए उसने कहा वो इंग्लैंड का उस समय का जो देश था, समाज था, वो पूरी तरीके से प्राकृतिक समाज था, अराजकता से भरा समाज था। दैट वॉज अ स्टेट ऑफ नेचर। इंग्लैंड वॉज नॉट रियली इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम, रादर इट वॉज फुल ऑफ एनार्की, इट वॉज फुल ऑफ इनस्टेबिलिटी। पूरी तरीके से वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अस्थिर समाज था। अब वो ये कहता है कि अगर इस प्रकार की अवस्था 11 दिनों तक चलती तो अर्थात पूरा मानव समाज का ही समापन हो गया होता। द होल सोसाइटी, द होल ह्यूमन सोसाइटी वुड हैव कम टू एन एंड इफ दिस काइंड ऑफ एनार्की वॉज अलाउड टू प्रिवेल फॉर लॉन्ग। अर्थात इस प्रकार की चीज़ों को अधिक समय तक नहीं चलने दिया जाएगा। अगर आप इसको कोरिलेट करें, हमारे देश में तो कोई अराजकता नहीं है,
ना कभी रही है, ऐसे सच कभी नहीं रही है, ना आज है, ना संभवतः आगे कभी होगी, जिसकी हम लोग मतलब बहुत आशान्वित हैं। लेकिन दुनिया के कई भागों में आप जानते होंगे, अफ्रीका के कई भागों में, सोमालिया, नाइजीरिया, इथोपिया, केनिया, है ना, टंजानिया, ये जितने भी देश है, सब सहारन अफ्रीका जिसे हम कहते हैं, जो दुनिया के सबसे आपके लिए कि निर्धनतम राज्यों में से हैं, देशों में से हैं, वहाँ पर उसी प्रकार का जो चित्रण किया हॉब्स ने, स्थिति वहां पर प्रिवेल कर रही है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दोज नेशंस दे आर नॉट इन द लाइमलाइट ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। आज विश्व समुदाय के वो मुख्य पृष्ठ पर नहीं है, वो वसुधा हाशिए पर चले गए हैं बिल्कुल। इसीलिए एक बहुत पहले थ्योरी आई थी, डिपेंडेंसी थ्योरी, पराश्रिता का सिद्धांत, इसके बारे में बहुत कुछ लोगों ने लिखा। इसी बात को पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया गया है कि अर्थात जिन जिन समाजों में आज विदेशी शासन तो नहीं, विदेशी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन इतना लंबा जो साम्राज्यवाद का जो दौर चला कई देशों में, हम लोग तो उभर आए हैं उस साम्राज्यवाद के दौर से, गुलामी के दौर से, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे देश जहाँ पर ये समस्या अभी व्याप्त है, तो वहाँ पर इसी तरह का स्टेट ऑफ नेचर की हम समस्या हम देख सकते हैं। इसलिए आप कभी जब भी किसी दर्शन को या विचारक को पढ़ने का प्रयास करें, ट्राई टू को रिलेट ऑलवेज विद व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसा भी वो नहीं है कि हॉब्स ने आज से 400 साल पहले ये बोल दिया तो बस अब वो दोबारा कभी हुआ नहीं या कभी ऐसा घटित नहीं होगा, नहीं। अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। समाज में अगर, जैसे हॉब्स बार बार कहते हैं, यदि समाज में कोई कठोर शासक नहीं है, कोई अगर कोई स्थिर शासन व्यवस्था नहीं है, तो व्यक्ति को नियंत्रण में रखने वाली जो भी सत्ता होगी, उसके अभाव में व्यक्ति पूरी तरीके से एक पशुवत हो जाएगा, अर्थात पशुओं से भी वो निम्न हो जाएगा। हॉब्स ने इसी बात को बार बार संकेत किया है। अब जब वो अराजकता के बारे में बात करता है तो कहता है प्रवृत्तियां थी या दो सबसे बड़ी संस्थाएं थी। देयर वर टू बिग इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट ऑफ नेचर, और वी कैन से देयर वर टू बिग, वी कैन से थ्योरीज और आइडियाज इन द स्टेट ऑफ नेचर। पहला क्या था? एक तो था प्राकृतिक अधिकार और दूसरा था प्राकृतिक कानून। नंबर 1 वॉज नेचुरल राइट्स एंड द नंबर 2 वॉज नेचुरल लॉ। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधि, ये दो सबसे बड़ी जो आप कह लीजिए कि शक्तियां थी या प्रवृत्तियां थी, जिससे प्राकृतिक समाज का या ये जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका क्रियान्वयन हो रहा था। अब देखिए, जो आधुनिक समाज है, इसको क्रियान्वित करने के लिए, संचालित करने के लिए अलग अलग mechanisms है। you know, there is government, there is bureaucracy, there are courts, there is constitution, so many things, है ना। प्रत्येक समाज को चलाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया की स्थापना करी जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक समाज था, हॉब्स इसके बारे में कहता है कि वहाँ पर दो प्रकार की वहाँ पर संस्थाएं आप कह लीजिए कि उदय हो गई थी, है ना। यानी दो प्रकार की आप कह लीजिए कि दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दो मूल प्रवृत्तियां थी। एक प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा और दूसरा था प्राकृतिक विधि की अवधारणा। अब दोनों क्या थी? हॉब्स ने कहा प्राकृतिक अधिकार, कहता प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार थे जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रयोग करता था। व्हाट वाज नेचुरल राइट्स? प्राकृतिक अधिकार, अर्थात वे अधिकार जो प्रकृति के द्वारा उसको प्राप्त थे। अब देखिए, प्रकृति से अधिकार क्या मिलता है? जब हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, राइट्स दैट आर ग्रांटेड बाय द नेचर, वो अधिकार जो व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त करता है। प्रकृति से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? प्रकृति से सबसे बड़ा हम जो अधिकार प्राप्त करते हैं, द राइट टू डिफेंड माई सेल्फ, द राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। कोई सरकार अगर हमारे इस आत्मरक्षा के अधिकार को हमसे छीनती भी है, स्टिल वी से दैट इट इज आवर नेचुरल राइट। अब तो भारत की अदालत भी इसको स्वीकार करने लगी है कि नेचुरल राइट का सिद्धांत है, क्योंकि पहले एक समय ये था 1990 से, जब से हमारा संविधान बना था तब से लेकर 1978 तक, जब मेनका गांधी बनाम भारत राज्य एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस आया था, है ना। मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में केस आया था, और उस केस में सबसे पहली बारी इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात को डिस्कशन के सामने इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था कि प्राकृतिक अधिकार क्या है ना। द राइट टू बी हर्ड, द राइट टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अर्थात नहीं, द राइट टू बी हर्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने का ये प्राकृतिक अधिकार है। दैट जजमेंट ऑफ वर्डिक्ट कैन नॉट बी गिवन वन साइडेड, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार है, तो अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को डिफेंड करने का भी
मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। कोई सरकार हमें दे ना दे, लेकिन प्रकृति ने हमको अधिकार दिया है, हम पर कोई आक्रमण करे, हमला करे, हम अपने आप का उससे बचाव कर सके। तो अब देखिए, ये जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संरक्षित करता था, इन अधिकारों का प्रयोग करता था। सो दीज वर कॉल्ड द नेचुरल राइट्स। ये जो प्राकृतिक अधिकार थे, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त थे, किसी संस्था के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा, किसी अन्य संगठन के द्वारा नहीं दिए गए थे, ये प्रकृति ने। अच्छा, प्रकृति ने हमको क्या क्या अधिकार दिया? अगर हम पर कोई हमला करेगा, अगर कोई जंगल में, अगर जो पहले आदिम अवस्था में जो लोग रहते थे, प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो लोग रहते थे, उनके पास क्या था अपने आप की रक्षा करने के लिए? अर्थात उनके पास ईंट थे, पत्थर थे। जो नियोलिथिक या प्रिमिटिव एजेस में जो लोग रहते थे, उनके पास क्या था अपने आप को डिफेंड करने के लिए? यही सब था। कहीं कहीं पेड़ को उखाड़ लेते थे, कहीं चट्टान, मैन, इसीलिए उनको द मैन ऑफ द स्टोन एज कहा गया। पाषाण युग के वो व्यक्ति थे। उस समय भी व्यक्ति अपने आप की रक्षा करता था। ये जो वन्य जीव जंतु थे, अपने शत्रुओं से, एक दूसरे से। इसलिए कहता है ये प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी उचित साधन लगे वो उसका प्रयोग कर सकता था। दिस वॉज द नेचुरल राइट। और इस प्रकार के उसके पास असीमित प्राकृतिक अधिकार थे। ही हैड अनलिमिटेड नेचुरल राइट्स। इसकी कहीं कोई सीमा या परिसीमा नहीं थी। अब दूसरी बात आती है, व्हाट वाज नेचुरल लॉ और व्हाट इज नेचुरल लॉ, अर्थात प्राकृतिक विधियां क्या है, प्राकृतिक कानून क्या, प्राकृतिक विधियां क्या है। अब देखिए, यहां पर हॉब्स ने कहा प्राकृतिक विधि ये वो विधि है, दीज आर बेसिकली द काउंसिल्स ऑफ गुड डायरेक्शन। यानी क्या मतलब हुआ? अर्थात जिसे आप कह लिए कि द काउंसिल ऑफ गुड डिक्टेट्स, अर्थात सही मार्गदर्शन करने का जो हमें समझदारी होती है। यानी वो कहने प्राकृतिक, इसमें क्या प्राकृतिक अधिकार कानून क्या है? कहता है प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को जन्म से कुछ आधारभूत समझदारी दिया है। एवरी इंडिविजुअल हैज बीन ग्रांटेड बाय बर्थ सर्टन बेसिक अंडरस्टैंडिंग of what he is supposed to do and what he is not supposed to do। यानी एक और तो हमारे पास अधिकार है अपने आप को बचाने के लिए, हम जो भी मुझे समझेंगे उसको अधिकार समझेंगे। लेकिन जब वो प्राकृतिक विधि के बारे में कहता है प्राकृतिक विधि क्या है? दे आर काउंसिल्स ऑफ गुड रीजन, अर्थात सद्बुद्धि का आदेश है। ये सद्बुद्धि का आदेश, यानी ये जो हमारे जो यूनानी दार्शनिक कहते थे, ही इज कमिंग टू दैट एस्पेक्ट। यूनानी दार्शनिक भी मानते थे दैट वर्च्यू इज नॉलेज, अच्छा सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात आपके पास अगर सही ज्ञान है तो वही आपका सद्गुण है। अगर आप में अच्छी कुछ भावनाएं हैं, अगर आप अच्छा श्रम कर लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, वही रियल नॉलेज है। अगर आप में शक्ति है, शारीरिक बल है और उसी के अनुसार आचरण करते हैं, यही आपका ज्ञान है, यही आपकी सद्गुण है। यदि आप बहुत अच्छा, आपके पास अध्ययन करने का सामर्थ्य है, क्रियात्मक या सृजनता का आपके पास कुछ विशेष गुण है, तो ये आपका एक सद्गुण है या यही आपका ज्ञान है। इसी बात को कहता है ये हर व्यक्ति अपने आप में समझ सकता है। इसको कोई बाहर की सरकार नहीं बताएगी कि आप में सद्गुण क्या है। हर व्यक्ति अपने आप को आकलन कर ले वो कैसा है। इसी बात को अब हॉब्स भी कहता है। हॉब्स एक महान दार्शनिक है, उसने यूनानी दार्शनिकों का भी बड़ा गूढ़ और गहन अध्ययन किया है। Therefore he says that natural law they are counsels of good reasons, अर्थात यानी इसमें नेचुरल क्या है? नेचुरल जब हम कहते हैं, अब यहाँ पर प्रकृति का तात्पर्य है अर्थात कि जन्मगत इन बॉर्न, यानी जन्म से जो हमें कुछ सद्बुद्धि प्राप्त है, वो ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, प्रकृति सद्बुद्धि दे, या व्यक्ति स्वयं अपने आप से वो लेकर आए इस दुनिया में, ये सारी सद्गुणों को लेकर पैदा हो, कहता है, लेकिन ये जन्म से ही होती है। अच्छा, अब देखिए हॉब्स बहुत ज़्यादा धर्म और अध्यात्म और नैतिकता के बारे में बात नहीं करता है। विडम्बना यह है कि वो एक पादरी का पुत्र है। ही इज अ सन ऑफ अ चर्च प्रीस्ट, वो चर्च के पादरी का पुत्र है, लेकिन वो स्वयं पादरी पुत्र होते हुए भी उसकी धर्म के प्रति कोई विशेष आस्था नहीं थी, विशेष क्या लगभग न्यूनतम थी। और उसका भी अपना एक बाद में तो उसका, लेकिन उसके धर्म में कोई आस्था नहीं थी, उसकी नैतिक मूल्यों में, सिद्धांतों में कोई आस्था नहीं थी, विशेष रूप से कोई नहीं थी।
एक आध जगह एक आध स्थल आते हैं उसके दर्शन में, अदरवाइज बाय एंड लार्ज ही वॉज bereft ऑफ एनी काइंड ऑफ नोबल प्रिंसिपल्स। तो इसलिए वो कहता है कि जब वो नेचुरल लॉ के बारे में बात करता है कि जो प्राकृतिक जो विधियां हैं, ये प्राकृतिक क्यों कहते हैं? इन विधियां एक होती हैं, दो प्रकार की विधियां होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉस, वन इज द नेचुरल लॉ, द अदर इज द पॉजिटिव लॉ। एक पहली जो होती है प्राकृतिक विधि होती है, और दूसरा क्या होती है? सकारात्मक विधि होती है। सकारात्मक विधि कौन सी होती है? जो मानव निर्मित विधि होती है। पॉजिटिव लॉज आर दोज लॉ विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। और जब ह्यूमन बींग्स हम कहते हैं, दे आर क्रिएटेड बेसिकली बाय द लेजिस्लेचर्स। जो संसद के द्वारा, ये विधान मंडलों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे मानव निर्मित कानून कहते हैं, और उसी को हम सकारात्मक विधियां भी कहते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक विधि कहते हैं, इसका मतलब है प्राकृतिक विधियां मानव निर्मित नहीं है। प्राकृतिक विधियां किसी संस्था के द्वारा नहीं निर्मित है, अर्थात ये हमको अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई हैं। अन्य स्रोत कौन से हो सकते हैं? अन्य स्रोत या तो धर्म हो सकता है, अन्य स्रोतों में प्रकृति हो सकती है, अन्य स्रोत में कोई और हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कोई और हो सकता है, या हमारी अपनी आंतरिक समझ हो सकती है। लेकिन कहता है वो ये, इसलिए कहता है नेचुरल राइट, यानी वो नेचुरल लॉ, यानी वो विधियां जो व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाती है। प्राकृतिक रूप से हम लोग कहते हैं वो जन्म से ही वो लेकर यहाँ आता है इस दुनिया में, इसलिए उसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। वो हमें सद्बुद्धि का, हमें सद्बुद्धि के संदर्भ में वो हमारी सद्बुद्धि है। नेचुरल लॉ इज नथिंग बट दे आर काउंसिल्स ऑफ गुड रीजन। ये सद्बुद्धि संबंधी आदेश है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचुरल लॉ? कहता है नेचुरल लॉ का, प्राकृतिक विधि का वास्तविक उद्देश्य है हमको गलत रास्ते पे जाने से बचाना, टू फॉरबिड अस फ्रॉम गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ। हमें उन कार्यों को करने से रोकना जो हमारे लिए हितकर नहीं है। अर्थात प्राकृतिक विधियां क्या? हमारे शुभ चिंतक हैं। नेचुरल लॉ इज अ पॉजिटिव लॉ इन अनदर सेंस। पॉजिटिव लॉ तो अभी हमने बताया, ये वो कानून, सकारात्मक विधियां वो होती हैं जो मानव निर्मित होती है, ये संसद द्वारा, ये विधान मंडलों द्वारा निर्मित होती है। लेकिन यहाँ पर नेचुरल लॉ के बारे में जो कहता है, दीज आर पॉजिटिव इन अ डिफरेंट सेंस। दे आर पॉजिटिव बिकॉज दे ट्राई टू काउंसिल अस फॉर समथिंग गुड। ये हमको किसी अच्छे उद्देश्य के लिए बताती हैं। यानी अगर हमें ये पता है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, देयर इज सम डेंजर फॉर मी, अगर हमारा, जिसे हम कहते हैं सिक्स सेंस, हमारे अंदर की आत्मा, हमारी अंतरात्मा हमको कहते कि नहीं, अभी जाना ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए उस रास्ते से, वो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द सिक्स सेंस। आपको कोई नहीं बता रहा है, लेकिन आपका इनर जो पावर है, इनर जो सेल्फ है, वो आपको गाइड कर रही है। इसलिए इट इज पॉजिटिव इन दैट एस्पेक्ट। आपको भले ही रोक रही है, ये नकारात्मक है, आपको भले ही रोक रही है, आप मत जाओ, आप ये काम ना करो, लेकिन उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है? ये आपके कल्याण के लिए है, आपके शुभ के लिए है, आपका अहित ना हो इसलिए है। जबकि अगर हम प्राकृतिक स्वतंत्रता देखें, नेचुरल जो राइट्स की थ्योरी है हॉब्स की, वहां पर वो ये है कि मेरा अधिकार है, ये मेरा प्राकृतिक अधिकार है कि मेरा शत्रु मेरे सामने, मैं उसको पहले ही उसको हमला करके उसको समाप्त कर दूं। मेरा ये अधिकार है कि वो संपत्ति मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको छीन लूं। मेरा अधिकार है कि उसका वो घर बहुत अच्छा लगे तो मैं घर को कब्जा कर लूं। यानी दिस इज नेचुरल राइट। वो कहता है ये असीमित है, ये वहां पर कोई संस्था ये नहीं थी कोई डिफाइन करे व्हाट इज नेचुरल राइट। यानी व्यक्ति अपनी समझ से, जो जितना बलशाली होगा उतना ज्यादा उसके प्राकृतिक अधिकार वो अपने आप समझने लगेगा। लेकिन हॉब्स के पास चूंकि बहुत शक्तिशाली नहीं था, मन से थोड़ा सा वो जल्दी भयभीत होने वाली प्रवृत्ति थी, इसलिए वो सीधे पलायन कर गया, पेरिस भाग के चला गया। इसलिए उसने अपना प्राकृतिक अधिकार क्या समझा? उसने प्राकृतिक अधिकार यह समझा, इन टाइम्स ऑफ एक्यूट नेसेसिटी, व्हेन यू थिंक that you are endangered, your existence is endangered, you have the natural right to flee this city or this country। यानी ये प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक अधिकार है। हॉब्स जो कहता, उसने अपने जीवन में स्वयं किया, इसलिए उसके पूरे इतने विशद दर्शन में वो बाद में आकर जब सामाजिक समझौते के बारे में बात करता तो इतना फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता सब उसका समाप्त कर देता, पूरा अध्याय, पूरी किताब बंद कर देता है। कहता है क्लोज डाउन योर बुक्स अबाउट द नेचुरल राइट्स।
प्राकृतिक अधिकार बहुत हो चुके। जब तक आप जंगली अवस्था में थे, जब तक आप पशुवत आचरण कर रहे थे, तब तक आपने बहुत अधिकार किए के, यानी वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। चारों तरफ पानी पानी, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते, ये उसी प्रकार की कहावत है। यानी चारों तरफ अधिकार अधिकार अधिकार, लेकिन उन अधिकारों के बाद भी समाज में कोई स्थिरता, कोई सामंजस्य नाम की चीज नहीं थी। इसीलिए बाद में जब वो सामाजिक समझौता की बात करता है, सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो सबसे बड़ा वो जो निशाना बनाता है अपने सामाजिक समझौता में, वो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को। कहता है इनफ ऑफ नेचुरल राइट्स। इसी प्राकृतिक अधिकारों के वजह से ही मनुष्य का जीवन दुष्कर हो गया था। व्यक्ति सारे गलत कामों को अपना प्राकृतिक अधिकार मानता था। चोरी करना भी उसका प्राकृतिक अधिकार था। दूसरों का अहित करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, नुकसान करना भी वो अपना प्राकृतिक अधिकार मानता था। इसलिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जहाँ उसने बहुत बड़ी बात, उसने बड़ी बड़ी आप कह लीजिए कि उसने व्याख्या किया है, उसमें एक बहुत बड़ी व्याख्या है। वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को लगभग शून्य अवस्था में पहुंचा देता है और केवल एक अधिकार बस व्यक्ति को देता है कि यदि शासक को यदि व्यक्ति को, यदि प्रजा को लगता है कि शासक उसका अहित कर रहा है, यदि उसको ऐसा आभास हो जाता है व्यक्ति को कि शासक इसको मृत्यु दंड देने आ रहा है, मारने जा रहा है, तब उसका एकमात्र ये प्राकृतिक अधिकार है कि वो वहां से पलायन कर जाए। क्योंकि हॉब्स ने स्वयं पलायन किया था। इंग्लैंड से भागकर, लंदन से भागकर वो पेरिस चला गया था। इसलिए कहा कि शासक का तात्पर्य ये नहीं कि मेरा ही जीवन ले ले, मैंने शासक को इसलिए नहीं बनाया कि मेरा ही वो अंत कर दे। इसलिए प्राकृतिक अधिकारों जहाँ तक जब वो बात करता है तो वो उसके बारे में कहता वो नकारात्मक पूरा सिद्धांत है। नेचुरल राइट्स इज नथिंग बट एवरीथिंग नेगेटिव, बेसिकली इन कैरेक्टर। लेकिन पॉजिटिव, लेकिन नेचुरल लॉ क्या है? इट इज यू कैन से द कमांड्स ऑफ गुड रीजन। ये सद्बुद्धि के आदेश हैं। ये व्यक्ति को सत्कार करने के लिए, सत्कार से तात्पर्य अपने लिए ही, क्योंकि मनुष्य को वो क्या मानता है? वो मानता है स्वार्थी मानता है। मैन इज बेसिकली सेल्फिश क्रीचर, ही इज इनवर्ड लुकिंग। वो आत्ममुखी है, आत्म अभिमुखी, यानी इनवर्ड लुकिंग है। व्यक्ति बाहर कम देखता, अपने अंदर ज्यादा झांकता है। अच्छा, मुझे ये अच्छा लगता, मुझे ये काम करना चाहिए, मेरा स्वार्थ है, मैं ये काम करूंगा। व्यक्ति बहुत अहंकारवादी भी है, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं जरूर अहित करूंगा। इट इज अ डायरेक्ट चैलेंज टू मी। तो अर्थात जब हम शुरू में मैंने जब कहा था आपसे कि मनुष्य दुर्गुणों का समूह है, तो सारे दुर्गुण है। व्यक्ति स्वार्थी है, लोभी है, कपटी है, वो एकाकी प्राणी है। वो कभी समूह में रहेगा, फिर वहां पर उसको संशय उड़ जाएगा, कहीं समूह के लोग मेरे को समाप्त तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरे को मार तो नहीं देंगे। तो अर्थात इसलिए समूह में नहीं रहना चाहता है। वो सदैव एक वो भयाक्रांत प्राणी की तरह से जीता है। इसलिए तो अब देखिए, जब वो ये बात कह रहा है तो यानी वो मानव प्रकृति के बारे में उसने सारी बात बताई और उसके बाद वो प्राकृतिक समाज के बारे में बात करता है। अब देखिए उसके बारे में अब ये बात करता है, अब वो राज्य की अवस्था के बारे में बात करता है, यानी सामाजिक समझौते के बारे में बात करता है। हॉब्स ने ये कहा था कि इस प्रकार का समाज यदि आगे तक चलता रहा तो वो एक दिन सर्वथा व्यक्ति विहीन हो जाएगा, व्यक्ति शून्य हो जाएगा। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ युद्धरत होते हुए एक दूसरे को समाप्त कर देगा और पूरी शून्य अवस्था व्याप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ये जो प्राकृतिक समाज था, इसीलिए कहता है इट वॉज सॉलिटरी, इट वॉज नेस्टी, इट वॉज नास्टी, पुअर, शॉर्ट एंड ब्रूटिश। और कहता है इस प्राकृतिक समाज में इतना अंधकार छा गया था, इतना वैमनस्यता छा गई थी कि कहता है इस प्राकृतिक समाज में ना कोई विज्ञान था, ना कोई कला था। देयर वॉज नो साइंस, देयर वॉज नो आर्ट, देयर वॉज नो कल्चर, there was no spirituality, there was no architecture, there was no music, there was no painting, there was nothing. It was a big vacuum society। अर्थात वो प्राकृतिक समाज वो ऐसा समाज बन के रह गया था कि उस समय ना कोई विज्ञान था, ना कोई कला थी, ना कोई साहित्य था, ना संगीत था, ना संस्कृति थी, ना शिल्प था, ना दर्शन था, ना नैतिकता थी, कुछ भी नहीं रह गया था। अर्थात वो एक शून्य समाज हो गया था। और कहता है कि यदि इस प्रकार का समाज अधिक दिनों तक चलता तो वो समाज लगभग समाप्त हो जाता। अर्थात उस समाज को फिर कहता है इस प्रकार के
इस समाज का जो मानव समुदाय है, इसलिए उसको अंत होने से बचाने के लिए सभी व्यक्ति आपस में इकट्ठा होते हैं, आपस में वार्ता करते हैं और वो समझौता करते हैं। और समझौता क्या करते हैं कि वो अब इस प्रकार की To explain the compatibility of Hobbes' political thought to contemporary reality, it is pertinent to critically scrutinize contemporary situations of states whose central government have been, है ना, हाँ, complete anarchic view led him to resort to the absolute sovereign, है ना। हाँ, तो ये देखिए, ये जो किसी ने कुछ वो ऑब्जर्वेशन दिया है ना, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। 10 थोड़ा लंबा सा है ये। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो एक विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने ये बात कहा है कि इस प्रकार की चीज़ को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि अर्थात कि जब केंद्र की शक्ति का ह्रास हो जाता है, पतन हो जाता है, तब पूरा समाज का ही पतन हो जाता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो हॉब्स ने भी देखा कि उसने अपने समाज में इस प्रकार की कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई थी, कोई सत्ता नहीं रह गई थी। इसीलिए वो कहता है इट वॉज द स्टेट ऑफ वॉर ऑफ वन पर्सन विथ एवरी अदर पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध हो रहा था। इसलिए इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए फिर वो सामाजिक समझौते नाम का वो एक वो एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है। और ये जो समझौता होता है, ये राज्य के जो भुक्तभोगी व्यक्ति हैं, सभी लोग सफ़र कर रहे थे। इस समझौते को सभी लोगों ने मिलकर किया, आपस में मिल बैठकर समझौता किया। यानी जैसे आज यूनाइटेड नेशन से समझ लीजिए, है ना। अगर हम आज की स्थिति से कंपेयर करें, थोड़ा सा, जैसे हम बार बार हम कह रहे हैं, इसको कंपेयर करते जाइए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्र हम लोग कहते हैं, जैसे मॉर्गेंथो ने कहा था, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस जो कहता है, जो रियलिस्ट थ्योरी के बारे में कहता है मॉर्गेंथो। देखिए, मॉर्गेंथो भी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विचारक है, वो भी यही बात कर रहे जो हॉब्स कह रहा है कि दैट द स्टेट इज, जैसे उसने कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इन अ स्टेट ऑफ एनार्की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज फुली एम्ब्रॉयड इन एनार्कियल कंडीशंस। इसी बात को हॉब्स ने भी कहा था। यानी केंद्रीय सत्ता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नहीं है, और जिन राज्यों में केंद्रीय सत्ता नहीं होगी, वहां पर भी यही हाल होगा। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में, जहां पर कोई किसी राज्य की संप्रभुता नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसलिए वहां पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई है। और उसका उद्देश्य यही है जो हॉब्स बार बार कहता है, किसी केंद्रीय सत्ता की स्थापना कीजिए। अपने राष्ट्र में केंद्रीय सत्ता होना चाहिए, हर देश की केंद्रीय सत्ता होना चाहिए। उसी प्रकार से संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक अंतर्राष्ट्रीय सत्ता होना चाहिए जो सभी राज्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सके, अंकुश लगा सके। तो देखिए, जो हॉब्स बार बार कह रहा है कि ये इस प्रकार का समझौता करिए, यानी समझौता यानी आपस में विचार कर लीजिए आपको किस प्रकार का समाज चाहिए। हमारी पार्लियामेंट है, हमारे देश की पार्लियामेंट है, सभी देशों की पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट एक प्रकार से इट इज़ अ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक प्रकार से वो सहयोग का, सम्मिलन का और समझौते का, पारस्परिक समझौते का वो एक केंद्रीय स्थल होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वॉज समथिंग लाइक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमारी जो संविधान सभा थी, उसने इस बात को तय किया हम किस प्रकार के भारत राज्य को चाहते हैं। हम चाहते हैं एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य को हम चाहते हैं। हम एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को चाहते हैं। हम एक प्रगतिशील, एक उन्नतिशील राज्य की आधारशिला रखना चाहते हैं। और इसीलिए उस प्रकार के संविधान का निर्माण किया गया। इसी बात को हॉब्स ने भी कहा, जितनी बड़ी अराजकता होगी उतना ही बड़ा आपको कदम उठाना पड़ेगा। और इसलिए उसने क्या कदम उठाया? उसने कदम ये उठाया कि जब सारे व्यक्ति सब मिलकर बैठे, उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, मैं और मेरे समान प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जो व्यक्तिगत तथाकथित प्राकृतिक अधिकार थे, हम लोगों ने जिसको अपना अपना प्राकृतिक अधिकार समझ रखा था अभी तक, उन सभी अधिकारों को हम अब इसको त्याग देंगे, अर्थात इस व्यक्ति को समर्पित कर देंगे या इस व्यक्तियों के समूह को समर्पित कर देंगे। Each one of us are going to surrender
are going to renounce our so-called natural rights to this individual or to this group of individual. इस व्यक्ति या इस व्यक्ति के समूह को अपने सारे अधिकारों को समर्पित कर देंगे, इनको दे देंगे। और एक प्रकार से यानी यहाँ पर हम पावरलेस नहीं हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात है, जब यह हॉब्स कहता है कि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर दें किसी एक केंद्रीय सत्ता के लिए, इसका तात्पर्य नहीं है हम अब असहाय हो गए, हम शक्तिविहीन हो गए। आज भी हमारे पास आप जानते इतनी सारी शक्तियां हैं, अधिकार हैं देश में, हर व्यक्ति के पास है, तो संविधान सम्मत अधिकार है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है मेरा ये अधिकार तुम्हारा वो अधिकार है। हर व्यक्ति के अधिकार को डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन हॉब्स ने जिस प्रकार के समझौता किया वो डिफरेंट, निश्चित रूप से वो डिफरेंट है। अब देखिए वो ही इज नॉट अ डेमोक्रेट। सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना होगा, जब सामाजिक समझौते वाली बात करता है तो उसने समझौते का जो स्वरूप है, जो आकार है हमारे सामने, उसमें वो स्पष्ट कर दिया है ही वॉन्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी टू बी एस्टैब्लिश इन द सोसाइटी। एक सशक्त केंद्रीय सत्ता को, उस सशक्त केंद्रीय सत्ता का नाम वो संप्रभु शक्ति का नाम देता है, सॉवरेन पावर। कहता कोई भी सरकार बनाइए, उसने यहां तक लिबर्टी दिया है, उसने मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के बारे में बात किया है। He talks about monarchy, he talks about aristocracy, and he talks about democracy. He is not sticking to any one particular type of government. लेकिन कहता है सरकार चाहे कोई भी बनाइए, but there must necessarily be a central dominant authority in that nation. उस राज्य में, उस देश में एक केंद्रीय सर्वशक्तिशाली संस्था होनी चाहिए। अब देखिए समस्या क्या हुई। हॉब्स ने जिस प्रकार की केंद्रीय सत्ता की कल्पना किया है, जिस प्रकार के संप्रभु की कल्पना किया है, संभवतः उस प्रकार का संप्रभु ना तो कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में स्थापित किया जा सकता है और ना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि उसने 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के बारे में बात किया, लेकिन उसने कहा कि कुल मिलाकर राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति का शासन है, वो एक तंत्र है। एक व्यक्ति का शासन संभवतः ज्यादा कहता है फ्रूटफुल होता है, ज्यादा फलदायी होगा, बजाय कि विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। उसे कहा शक्ति का जितना अधिक बिखराव होगा। अरिस्टोक्रेसी के बारे में बात करता है, कहता है अरिस्टोक्रेट्स में जितना ज्यादा शक्तियों का बिखराव होगा उतना ज्यादा केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। और दूसरी बात कहता है डेमोक्रेसी, कहता है डेमोक्रेसी में तो, लोकतंत्र में तो वहां पर सत्ता का तो अभाव दिखता है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो समझ गया था अपने समय को, वो देखा, उसने कहा प्रत्येक व्यक्ति तो अहम ब्रह्मोस्मि हो गया है, न भूतो न भविष्यति अहम ब्रह्मोस्मि। तो अर्थात उसका ये मानना है कि व्यक्तियों के हाथ में वही सत्ता, वही शक्ति दी जानी चाहिए और उतनी ही सीमा में सत्ता या शक्ति दी जानी चाहिए जितनी सीमा में रहकर व्यक्ति राज्य के साथ एक अनुशासन प्रिय प्राणी के रूप में अपना निर्वहन कर सके। क्योंकि हॉब्स का ये मानना था अगर बहुत अधिक शक्तियां दे दी जाएंगी व्यक्तियों को तो संभवतः राज्य और व्यक्ति के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और वो ये नहीं चाहता था कि वो मध्यकाल की परिस्थितियां का प्रादुर्भाव पुनः हो जाए। He did not want the same thing to get back to the same thing to be repeated once again. अब देखिए जब वो सामाजिक समझौते के बारे में बात करता है, he is very clear about the society, about the kind of government, about the kind of state he wants to establish, about the kind of political dispensation that he wants to establish. और उसने कहा कि उसके बारे में आपने संभवतः जानते होंगे, संप्रभु होगा। दैट इज जैसे हम लोग क्रिकेट का खेल नहीं खेलते हैं, आप लोग ने क्रिकेट खेला होगा, उसमें एम्पायर होता है। एम्पायर के बारे में कहा था एम्पायर इज एम्पायर, यानी अगर एम्पायर ने अगर जो एक बार निर्णय दे दिया दैट इज फाइनल, दैट इज बियॉन्ड एनी डाउट और डिस्प्यूट। इसीलिए स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। यानी जो कुछ कहावतें जो कही गई हैं, इसका एक सांकेतिक महत्व यह है कि हमें उस पद का महत्व समझना चाहिए। एक शासक, एक संप्रभु शासक के पद का महत्व वो स्थापित करने का या वो दिखाने का प्रयत्न करता है। और इसलिए वो कहता है
कि शासक तभी जान पड़ेगा शासक है जब उसके पास वास्तविक तथा अंतिम शक्तियां होंगी। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ रूलर फ्रॉम अ रियल रूलर? एक सामान्य शासक को वास्तविक शासक से आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? भाई हमारे यहाँ भी तो 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। आप जान लीजिए, एक नॉमिनल है, एक रियल है ना। एक नाम मात्र की शक्ति होती है, एक वास्तविक शक्ति होती है। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है यहाँ पर ये होता है, लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है जैसे अमेरिका की, वहां पर केवल एक सत्ता होती है। इसी तरह से जब इसके संदर्भ में बात करी जाती है तो हॉब्स ये नहीं चाहता है कि उसके यहाँ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो और एक रियल एग्जीक्यूटिव हो, एक डिजोरे हो तो एक डिफैक्टो, नथिंग। ही हैजंट लेफ्ट एनी स्कोप ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। इसलिए वो कहता है कि एक तंत्र होगा, एक ही प्रकार का राजा होगा और उस राजा के पास वास्तविक तथा अंतिम शक्तियां होंगी। वो शासक ऐसा होगा यानी जैसे लिवाथन, जिसको देख कर ही कोई कह सकता है हाँ ये शासक है। अब देखिए हॉब्स को बहुत ग्लोरीफाई किया है। आज के संदर्भ में इतने कठोर शासक को ग्लोरीफाई कर पाना संभव नहीं है, ना ही संविधान सम्मत होगा। हमारे यहाँ आप जानते हैं लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। हमारे यहाँ एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है जैसे अमेरिका में है। भारत में लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स है। हमारे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों साथ मिलकर चलती है, दोनों से सहयोग सामंजस्य से चलती है, लेकिन न्यायपालिका सर्वथा पृथक है। जुडिशरी इज वेरी डिफरेंट, इट इज वेरी सेपरेट फ्रॉम एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और इसीलिए आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात स्पष्ट कर दी गई है। अनुच्छेद 50 जो हमारे संविधान का है स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन हॉब्स का जो संप्रभु है उसने सब चीज को एक साथ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बना दिया है। तीनों सत्ताओं का केंद्रीकरण हॉब्स ने अपने संप्रभु में कर दिया है। अब देखिए जैसे हमने कहा है कि यानी अभूतपूर्व काल में अभूतपूर्व शक्तियों का आह्वान किया जाता है। यानी हॉब्स ने अपने समय में जो देखा उसने कहा कि समाज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है जब तक शासक को सारी शक्तियां नहीं दी जाएंगी। अराजकता के दौर से बाहर निकलना, यू हैव टू कम आउट ऑफ एनार्की, स्टेट ऑफ एनार्की, नेचुरली द रूलर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ऑल द पावर्स। इसीलिए मैकियावेली ने भी ठीक यही बात कही थी। मैकियावेली ने कहा था 5 विदेशी शासकों को, हुकूमतों को जो हमारे देश में आके बैठ गई हैं, हमारे ऊपर शासन करे, वो भी एक नहीं, 2 नहीं, 5, उन सब को बाहर तभी कर पाएंगे जब एक सर्वशक्तिशाली शासक होगा। इसलिए मध्यकाल का वो ऐसा पीरियड है जब एब्सोल्यूट मोनार्किज्म के बारे में बहुत प्रबल भावना हो गई थी। इसलिए भी प्रबल कि आपने जैसे जानते हैं 1649 से 1660 तक, फ्रॉम 1649 टू द ईयर 1660, 1660 तक इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। क्रॉमवेल के अंडर में, क्रॉमवेल के नेतृत्व में वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 1649 और 1660 तक का ये 11 साल का कार्यकाल वहाँ पर इस चीज़ का वो यानी गणतंत्र यानी रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। रिपब्लिक नहीं, कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। लेकिन उसके बाद अगेन इट फेल्ड। 1660 में वहाँ पर पुनः लोगों में असंतोष हुआ, फिर वो पुराना संघर्ष सामने उत्पन्न होकर आ गया और इस बारी मोनार्की ने यानी जो राजतंत्र के जो समर्थक थे उन्होंने संसद के समर्थकों को पराजित कर दिया। और इसके बाद जो चार्ल्स वन जिसका बी हेडिंग हो गई थी, उसका जो पुत्र था चार्ल्स सेकेंड, वो वहाँ का शासक मोनार्क बन गया। हॉब्स भी ऐसे समय में वापस आ गया एंड हॉब्स वाज लकी इनफ to find that his own student, his own disciple became once again he became the ruler or the monarch of England। तो जो हॉब्स के जो दुर्दिन थे, खराब दिन थे, वो समाप्त हो गए और उसको हॉब्स वहाँ से लौटकर वापस आ गया और फिर वहाँ पर चार्ल्स सेकेंड का एक बहुत ही विश्वास पा, चूँकि वो चार्ल्स सेकेंड जो था यानी चार्ल्स वन का जो पुत्र था चार्ल्स सेकेंड, उसकी देखरेख में ही, हॉब्स की देखरेख में ही चार्ल्स सेकेंड का अपब्रिंगिंग हुई थी। जब वो फ्रांस में था, चार्ल्स सेकेंड भी वहाँ पर शरण के लिए भाग गया था, हॉब्स भी वहाँ चला गया था। और जब ये लोग निर्वसन में रह रहे थे, एग्जाइल में रह रहे थे, पेरिस में रहते, उस समय हॉब्स वाज अ टीचर, ही वाज अ ट्यूटर टू चार्ल्स सेकेंड। इसलिए जब वो सामान्य परिस्थिति हो गई, संसद के स्थान पर फिर वहाँ पर
राजतंत्र की स्थापना हो गई. देन चार्ल्स सेकंड केम बैक एंड ही वाज अनॉइंटेड एज अ किंग एंड हॉब्स वाज ब्रॉट बैक टू इंग्लैंड एंड वेयर ही वाज गिवन सम वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस बाय चार्ल्स सेकंड हु वाज अ रूलर. तो इसलिए हॉब्स ने फिर इसी बात को लिखा कि देखिए शक्तिशाली शासक का महत्व ही कुछ और है. अराजकता भरा समाज होगा तो वहां पर वैसा ही शक्तिशाली शासक की आवश्यकता होगी जो पूरी अराजकता को समाप्त कर दे. अच्छा, अब इसको अगर आप कंपेयर करिए लॉक से, कंपेयर करिए जॉन लॉक से, कंपेयर करिए. बाय द टाइम लॉक केम इनटू एग्जिस्टेंस, हॉब्स के बाद लॉक का ही समय आता है. बहुत ज़्यादा समय का अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा ही समय, कुछ दशकों का ही अंतर है हॉब्स और लॉक में. लेकिन हॉब्स के समय में आते आते फिर स्थिति में परिवर्तन हो गई. और अब जो परिवर्तन हुई, आप जानते होंगे 1688 का जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन था, स्वर्णिम क्रांति थी 1688 की. उस 1688 की क्रांति में देयर वाज अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द मोनार्क टू द पार्लियामेंट. इसी को कहते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन, अर्थात गौरवपूर्ण क्रांति या ब्लडलेस रिवोल्यूशन. गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं या रक्तहीन क्रांति कहते हैं. परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई 1688 में, और इसलिए तब तक हॉब्स की मृत्यु हो चुकी थी. कुछ ही वर्ष पहले ही हॉब्स की मृत्यु हो गई थी. लेकिन ये सारी जो परिस्थितियां में परिवर्तन आया, लॉक ने देखा कि इंग्लैंड में तो रक्तपात का दौर ही समाप्त हो गया है. एक प्रकार से इतनी बड़ी जहां सत्ता का संघर्ष हो रहा था, अब वो शांतिपूर्ण अवस्था से निकलकर अब उधर चला गया. अब वो युद्ध की अवस्था से निकलकर कितनी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया. इसलिए लॉक के विचारों में परिवर्तन आ गया. यानी उसका परिवर्तन शुरू से ही था, धीरे धीरे प्रबल हो रहा था. अब क्योंकि एक बार जब मोनार्की स्थापित हो गई थी, लॉक भी तो था उस समय, लेकिन लॉक ने देखा कि हाँ, ठीक प्रकार से मोनार्की काम कर रही है. उसने ये देखा कि किसी प्रकार का हिंसा नहीं थी, इसलिए उसके विचारों में हिंसा को लेकर या मनुष्य के नकारात्मक जो उसका चित्रण किया था हॉब्स ने, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. इसलिए हॉब्स के जो विचार है मनुष्य के बारे में कि अर्थात मनुष्य एक शांति प्रिय प्राणी है. दैट मैन इज बेसिकली अ पीस लविंग क्रीचर. मैन इज अ सोशल क्रीचर. मैन इज वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन. ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन. He has a feeling of taking along with himself the whole society. पूरे समाज को अपने साथ लेकर चलने वाला प्राणी होता है एक व्यक्ति. इसलिए वो कहता है कि जहां पर ऐसे प्राणी होंगे, ऐसे अनुशासित, ऐसे सामाजिक व्यक्ति होंगे, वहां पर स्वाभाविक रूप से समाज भी वैसा ही होगा. इसलिए वो कहता है द स्टेट ऑफ नेचर was in fact a golden period of human period. It was a golden period of human existence. लॉक ने कहा कि मनुष्य की प्राकृतिक समाज ये दुर्दशा का समाज नहीं था, यह हिंसा का समाज नहीं था, बल्कि शांति की अवस्था थी. मात्र शांति नहीं बल्कि स्वर्णिम काल था. मनुष्य के अस्तित्व के समग्र इतिहास का ये सबसे अच्छा काल था. मैन वॉज लिविंग इन दिस गोल्डन पीरियड, क्योंकि व्यक्ति में आपस में कोई झगड़ा नहीं था, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं था. इसीलिए देखिए फिर जब ये लॉक अपनी बात कहता है प्राकृतिक अधिकार के कारण ही व्यक्तियों का जीवन चला, प्राकृतिक विधि के कारण व्यक्ति का जीवन चल रहा था. उसने देखा कि समाज में किसी प्रकार का कोई भी अव्यवस्था नहीं थी. इसलिए लॉक ने नेचुरल राइट्स को, नेचुरल लॉ को बड़ा सम्मान दिया. दोनों बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी प्रवृत्तियां थी. लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि मनुष्य ने प्राकृतिक अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया. कोई संस्था नहीं थी कि व्यक्तियों को दंडित कर सके, कोई संस्था नहीं थी जो प्राकृतिक विधियों की व्याख्या कर सके. इसीलिए उसने सामाजिक समझौते का उसने अपना एक अलग स्वरूप दिया. वहाँ वो सामाजिक समझौता कम कहता है, वो कहता है वो एक प्रकार से इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट्स. इसीलिए कहता है अर्थात नागरिक सरकारों पर 2 अभिलेख जो कहता है, दो संधियां कहता है. और इसीलिए वो कहता है ट्रस्ट होगा, सरकार जो होगी वो ट्रस्ट के रूप में काम करेगी. तो जब हम देखते हैं यहाँ केवल इतना आपको ये संकेत देने का प्रयास है कि किसी भी विचारक के द्वारा जो भी विचार दिए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, वो उसकी पृष्ठभूमि में रहते हैं. उसके जो अनुभव हैं, जो उसके अनुभव उसकी पृष्ठभूमि में है, उसके मस्तिष्क में, वही उसको गाइड करते हैं. तो इसलिए जब वो संप्रभुता के बारे में ये कहता है, हॉब्स जब ये संप्रभुता के बारे में कहता है या सामाजिक समझौते के बारे में कहता है, इसलिए कहता है कि शासक को एक बहुत शक्तिशाली होना चाहिए. यानी जो शासक होगा वो वास्तव में संप्रभु होना चाहिए. संप्रभु का मतलब है सबका प्रभु होना चाहिए. यानी
उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति प्रिवेल नहीं करना चाहिए। यहां पर आपको एक बात बहुत ध्यान रखना है कि दैट हॉब्स इज नॉट द फर्स्ट स्पोक्समैन ऑफ एन ऑल पावरफुल रूलर। हॉब्स पहला प्रवक्ता नहीं है सर्वशक्तिशाली शासक के संदर्भ में। ही इज नॉट द फर्स्ट एक्सपोनेंट और नॉट द फर्स्ट स्पोक्सपर्सन who is speaking about a strong ruler or a strong king or a strong monarch. In fact, before him, Machiavelli had already forcefully championed or advocated for a strong monarch. मैकियावेली पहले ही बात कह चुका था, जब वो मेडिची जो शासन व्यवस्था थी, जो मेडिची जो रूलर्स थे, उनको वो खुश करना चाहता था अपने प्रिंस पुस्तक के माध्यम से। जैसे हॉब्स ने अपने लिवायतन के माध्यम से चार्ल्स सेकंड को प्रसन्न करने का प्रयास किया, एक शक्तिशाली शासक होना चाहिए, राजतंत्र अच्छा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, उसी प्रकार से मैकियावेली ने भी अपने प्रिंस में बात कही थी। वो जो मेडिची वंश के जो शासक थे उनको प्रसन्न करना चाहता था, इसीलिए वो प्रिंस की वो बारे में बात करता है। लेकिन और शक्तिशाली तो शासक के बारे में मैकियावेली ने बात करी थी हॉब्स से पहले बोंदा ने भी बात किया था। बोंदा ने तो पहले संप्रभुता का सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत करने वाला आधुनिक समय में वही है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक राजनीति शास्त्र का जो जनक कहा जाता है उसको बोंदा भी कहा जाता है ना। हालांकि दोनों में कुछ ना कुछ कंपटीशन अवश्य है। मैकियावेली को भी किसी अर्थों में कहा जाता है, मैकियावेली प्रथम वो राष्ट्रवादी विचारक है ना, प्रथम वो एक दूरदृष्टा विचारक है, स्पष्टवादी विचारक है, इसलिए वो राजनीति को एक दूसरे धरातल पर ले जाता है मैकियावेली। लेकिन सिद्धांत के रूप में मैकियावेली बोंदा को कहा जाता है कि वो संप्रभुता का सबसे पहला व्याख्याकार है, जिसने संप्रभुता नाम के शब्द को पहली बार व्याख्या किया। लेकिन फिर हॉब्स ने किस प्रकार से संप्रभुता को लेकर उसमें अपना विचार ने प्रस्तुत किया। भले ही जैसे हमने कहा बोंदा पहले कह चुका था, लेकिन हॉब्स ने जो बात कही है वो बोंदा से कई कोसों आगे निकल गया है। हॉब्स हैज मूव्ड फॉरवर्ड माइल्स अहेड ऑफ बोंदा। बोंदा ने भी कहा था सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉज। बोंदा की अगर हम संप्रभुता की परिभाषा पढ़ें तो कहता है बोंदा दैट सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। अतः संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता होती है जो किसी भी कानूनों से या विधियों से बाधित या मर्यादित नहीं होती है। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉज। संप्रभुता सबसे बड़ी यानी संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च सत्ता होती है जो किसी भी कानून से मर्यादित या बाधित या नियंत्रित नहीं की जा सकती है। ये बोंदा के द्वारा संप्रभुता की परिभाषा की गई थी। लेकिन देखिए जब और आगे व्याख्या करता है बोंदा तब वो कहता है लेकिन बट इफ दैट व्हाट इज इफ दैट द सॉवरेन कैनॉट वायलेट the property laws. Sovereign cannot violate the laws of inheritance, that is the law primogeniture. The sovereign cannot simply go against the divine law. The sovereign cannot take away the properties of the people. यानी क्या किंतु परंतु जो बोंदा ने लगा दिया कि अर्थात शासक या संप्रभु, शासक नहीं संप्रभु किसी की संपत्ति का हरण नहीं कर सकता है बिना उसकी स्वेच्छा के। संप्रभु बिना व्यक्तियों की स्वीकृति के कोई कर नहीं लगा सकता। इंडिविजुअल sovereign cannot simply impose any kind of tax on the individuals. संप्रभु किसी भी कोई भी दैवी विधि के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता, प्राकृतिक विधि के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। वो इनहेरिटेंस के अर्थात लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के का वो अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए जो तमाम प्रकार की उसने उसके ऊपर रोक लगा दिया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि संप्रभुता का सिद्धांत बोंदा ने यद्यपि दिया तो प्रथम वक्ता के रूप में, लेकिन उसको उसने बिल्कुल से आप कह लिए कि बीच में ले जाकर छोड़ दिया, बीच नदी में छोड़ दिया। संप्रभुता का सिद्धांत उसके दर्शन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सका है। Now this completeness, this fullness
of the concept of sovereignty was undone or it was done by Hobbes. हॉब्स ने इसको अपनी वास्तविक मंजिल तक पहुंचा दिया संप्रभुता के सिद्धांत को, और उसने एक एक करके सारी बाधाओं को दूर कर दिया। उसने कहा संप्रभु के सामने किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ सकती है। शासक अगर वास्तव में संप्रभु है, हाँ अगर एक शासक है तो कोई बात नहीं, वो दैवी विधि के अगेंस्ट भी काम नहीं करेगा, वो जनता से पूछे बिना कोई कर नहीं लगा सकता, वो जनता से पूछे बिना संपत्ति नहीं ले सकता, वो हो सकता है एक शासक, वो भी है। बट इन द आइज ऑफ हॉब्स ही इज नॉट अ ट्रू रूलर, ही इज नॉट अ ट्रू मोनार्क। हॉब्स ऐसे शासक को पूर्ण शासक नहीं मानता है। वो कहते हैं कि अलंकारिक शासक हो सकता है, ही कैन जस्ट एट बेस्ट बी एन ऑर्नामेंटल रूलर और एन ऑर्नामेंटल मोनार्क। जैसे प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल लॉ जो कहता है वो एक वो अलंकारिक वो कानून था, वो एक ऑर्नामेंटल लॉ था, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण नहीं था, वो पूर्ण शासक नहीं, पूर्ण कानून नहीं मानता है। इसीलिए कहता है पूर्ण कानून तभी होगा जब शासक या संप्रभु स्वयं उस कानून को बनाएगा। कानून को बनाने के लिए कोई स्वतंत्र सत्ता की कोई स्थापना नहीं करी जाएगी, स्वयं बनाएगा। अब देखिए स्वयं बनाता है या अपने अधीनस्थ किसी लोगों को नियुक्त कर देता है, वो बात अलग है, लेकिन ही विल बी द सॉवरन ऑफ ऑल लॉस, ही विल बी द सॉवरन ऑफ ऑल जस्टिस, अर्थात वो समस्त न्याय का स्रोत होगा। हमारी आवाज आ रही है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं सब लोग? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म। हेलो।